हाँ, लास्ट वीडियो में जो हम लोग टाइम पीरियड निकालना सीखे थे वो याद करिए, दो का सीख लिए थे, यंग मॉडल्स में और बल्क मॉडल्स में सीखे थे ना। यंग मॉडल्स में सीधे सीधा यदि वायर है तो वो एज ए स्प्रिंग की तरह काम करता है कि नहीं बेटा, और उसका के जो होगा YA/L, तो बड़े आराम से T बराबर 2π√m/k और k की जगह YA/L कर दो तो आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है, जब उसको भी ध्यान दो क्योंकि बताना तो पड़ेगा ही, क्यों भाई। अब वो ऐसा आता है, मेजर करता है कि एक ऐसे दे दिया क्यूब है, चलो क्यूब है जिसका साइड L है, एक क्यूब है जिसका साइड L है, क्यूब है जिसका साइड L है, मास m है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा है। एक क्यूब है जिसका रिजिड बॉडी है, रिजिड क्यूब है जिसका साइड L है, मास m है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा है। अब इसका नीचे वाला पार्ट फिक्स कर दिया गया, नीचे वाला सरफेस फिक्स किया गया और ऊपर वाले सरफेस पर टेंजेंशियली फोर्स लगाया। नीचे वाला सरफेस फिक्स है और ऊपर वाले पर टेंजेंशियली फोर्स लगाया। सुन रहे हो, नीचे वाला सरफेस फिक्स है और ऊपर वाले पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया। अच्छा, तो टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो कुछ ये आगे बढ़ जाएगा कि नहीं, ऐसे क्या ऐसा फिगर आएगा कि नहीं, और ये पीछे वाला भी ऐसे ही चल जाएगा। क्या बोले, समझ में आया। इस पर टेंजेंशियल फोर्स दिया तो ये थोड़ा सा आगे, इसको कहते हैं ऐसे कुछ लिया ना, ऐसे ऐसे लिया, ऐसे हल्का सा दबा दिया, तो समझना ये ऐसे है ना, ये और इसको तुम लोग क्या किए, ऐसे करके छोड़ दिया, ऐसे ये कंडीशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आगे बढ़ गया, तिरछा हो गया, टेंजेंशियल फोर्स वही शेप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसको शियर्ड स्ट्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं, शियर्ड हो गया। और जानते हो शियर्ड स्ट्रेन ये वाला होता है, थीटा। और ये टेंजेंशियल फोर्स लगाना, याद करना, तीन तरह का मॉडुलस होता है। यंग मॉडुलस में फोर्स लेंथ के ना, बल्क मॉडुलस में जो फोर्स लगाते हैं बाहर वाला वो नॉर्मल लगाते हैं, तब उसके अंदर नॉर्मल स्टोरिंग फोर्स आता है प्रेशर की तरह, तभी तो प्रेशर लिखते हैं। और जब हम करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो उसमें फोर्स टेंजेंशियल लगाते हैं ताकि उसका शेप ऐसे, और उस समय याद रखिएगा अभी भी वही चल रहा है बेटा, क्या नाम है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। मॉडुलस रिजिडिटी को ईटा से दिखाओ, और शियरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। शियरिंग स्ट्रेस हो जाएगा F/A, F टेंजेंशियल लगाए, और शियरिंग स्ट्रेस F/A, और शियरिंग स्ट्रेन क्या आ जाएगा, थीटा, थीटा शियरिंग स्ट्रेन है। ये थीटा था, जहां न्यूट्रल सरफेस को कुछ लोग कहते हैं, न्यूट्रल में जिसको फिक्स कर दिया, और वहां से जो नॉर्मल डिस्टेंस है ये थीटा। यदि ये x होगा और ये L होगा तो थीटा इक्वल टू लिख देंगे x/L, F इक्वल टू ηA/L इंटू x। यह बराबर ma होता है, a बराबर क्या हो जाएगा, ηA/ml इंटू x। क्या ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर कट की ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखाएगा, √ηA/ml। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा है, शियरिंग स्ट्रेस F/A, शियरिंग स्ट्रेन x/L, तो हम कह सकते हैं F का वैल्यू कितना आ जाएगा, ηA/x/L। F बराबर ma है, m रखा, नीचे आ गया। अब ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कितना, अंडर इतना, टी बराबर निकालना होगा, टी 2π/t, टी इक्वल टू 2π अंडर
बाई ईटा ए, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम एल बाई ईटा ए। लो टाइम पीरियड निकल कर आ गया, समझ में आया? ये टाइम पीरियड निकल कर आ गया, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम एल बाई ईटा। कैसे कैसे किए समझ में आया सबको? यह पूरा पार्ट है जो सब लोग लगा सकते थे तो लगा ले जाते। यही था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सब का सब खेल हमने यहाँ आप लोगों को समझा डाला है। लग जाएगा सबसे? लो ये टाइम पीरियड भी निकाल कर आ गया है। हाँ, ये पॉइंट अब धीरे धीरे क्लियर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी खूब बनते हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन ग्रेविटेशन से बन के आता है। किससे बन के आता है बेटा? ग्रेविटेशन वाले पार्ट से। बड़ा क्वेश्चन से ना बहुत बातें आती, बहुत आता है। अब उसको भी तुम लोग सुन लो, बड़े अच्छे से समझ के चलो। एक अच्छा सा याद करो, कहता है अर्थ है ये, और अर्थ में एक टनल डग किया जाता है, उसके डायमीटर के नाम एक टनल डग किया गया। अर्थ में डायमीटर के, अर्थ का रेडियस आर है मान लो, सेंटर है इसमें। अर्थ के डायमीटर के अलाउंग टनल डग किया जाता है और इसमें एक पार्टिकल को छोड़ दिया गया यह मास का। मान लो यहां से इसकी दूरी x है, यही नहीं प्रीमियम हो। अब बोलते हैं इसका मोशन कैसा होगा, तो कहते हैं इसका मोशन भी SHM। कैसे निकलेगा इसका टाइम पीरियड? तो इस पर क्या होगा, g डैश नीचे लग रहा है मान लो, तो हम कह देंगे कि F इक्वल टू m इंटू जी डैश। F इक्वल टू m इंटू जी डैश, जी डैश नीचे की तरफ है और mg होता है ना, और जी डैश जी यहां लिख दिया मैंने। कोई प्रॉब्लम है? अरे समझ में आया कि नहीं? F बराबर mg होता है तो अंदर है तो अंदर का जी डैश। शायद आप लोग को पता है कि नहीं, अंदर जब जाते हैं h हाइट नीचे, थोड़ा नहीं पढ़ा तो जान लो, ग्रेविटेशन में h हाइट नीचे जाने पर g घट जाता है और g डैश का वैल्यू जो होता है वो g1 माइनस h बाई आर ही होता है। जानते हो कि नहीं? जानते हो कि नहीं? जैसे इसके नीचे जाएंगे बेटा तो g डैश इक्वल टू g1 माइनस h बाई आर। याद रखना, ऊपर जाने तो क्या होता रहा, याद है? ऊपर जाने पर यहाँ है, इससे h हाइट ऊपर चल जाओ। अब g डैश पूछा जाए तो g डैश इक्वल टू g अपान 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। पता है कि नहीं? h हाइट ऊपर चल जाए, g डैश इक्वल टू g अपान 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। बल्कि h आर से बहुत छोटा होता है तो हम कहते हैं g डैश इक्वल टू g यहाँ 1 प्लस h बाई आर का पावर -2, और ये माइनस अंदर चल जाता है 1 माइनस 2h बाई आर। याद है? रिकॉर्ड जब h वेरी वेरी लेस देन आर। ये ऊपर के लिए था, तो उससे हमको ये मतलब हमको इधर से। अब तुम ही बताओ g डैश इक्वल टू क्या लिखा है, g आर ई माइनस h बाई आर। तुम ध्यान नहीं दिए, ये h ऊपर से लिया गया है और आर ये है आर ई माइनस एच। आर ई माइनस एच किसके बराबर है? एक्स के ही तो बराबर है, इसी में छिपा हुआ आर ई माइनस एच। यही लिख सकते थे, बल्कि यहाँ आर ई माइनस एच क्या लगेगा, जी एक्स बाई आर ई। एक्स कहां से डिस्टेंस हो गया? सेंटर से। सेंटर ही तो इक्विलिब्रियम है, वहीं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ h बराबर आर ई करोगे तो 1 कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ g 0 होता है तो फोर्स 0 होगा। यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अब ये बड़ा मजेदार बात हो गया कि F बराबर क्या लिखा गया बेटा, m g डैश g x बाई आर ई। अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हो तो x कहां से नाप रहे हैं? इधर से। और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। तो x के डायरेक्शन से फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। यहां माइनस लगा दिया, F इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई आर ई हो गया। अब बोलो F बराबर एम ए लिख सकते हो कि नहीं? एम कट गया। ए बराबर क्या आ गया बेटा, माइनस जी बाई आर ई इंटू एक्स। यही तो ओमेगा स्क्वायर है।
यही क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई आर ई। तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, स्क्वायर हटाओगे ना बेटा अंडर रूट, टी बराबर क्या हो जाता है 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी। बड़ा फेमस है, याद है इनफाइनाइट लेंथ का पेंडुलम था तब भी टाइम पीरियड यही आता था। ये करीब करीब 84.6 मिनट है, कितना है 84.6 मिनट। यहां भी आ गया टाइम पीरियड। अब ये देखना अर्थ हो, अर्थ में यदि आपसे कहीं भी कहा गया अर्थ है और अर्थ में टनल डक कर दिया गया, अर्थ में क्या कर दिया, अर्थ है और इसमें एक टनल डक कर दिया, अर्थ में क्या चीज डक किया, टनल, टनल डक कर दिया, उसमें छोड़ दिया गया इस बॉडी को, तो ये क्या करने लगेगा, इसमें पार्टिकल छोड़ दिया जाए तो ये एसएचएम करने लगेगा। अर्थ में टनल डक कर दो और टनल डक करके यदि पार्टिकल छोड़ दो टनल के अंदर तो ये एसएचएम करेगा। हाँ यहाँ से छोड़ोगे तो एसएचएम करेगा, लेकिन देखो ध्यान दो यहाँ से छोड़ेगा तो पूरा एसएचएम नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जी कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ जैसे इधर से इधर आएगा तो ये एसएचएम करने लगेगा, और जब एसएचएम करेगा तो पूरा टाइम पीरियड टी नहीं लेंगे, क्योंकि अब तो भाई फिर ये नीचे जाएगा, फिर नीचे से फिर इधर आएगा, फिर ऐसे से एसएचएम। इसमें कह सकते इतने पोर्शन में एसएचएम, लेकिन ये अलग है, ये एग्जैक्ट एसएचएम नहीं कहेंगे, उसमें स्केल बदल जाता है ना। लेकिन हाँ टनल के अंदर तुमने छोड़ दिया, टनल दिया और टनल के अंदर भी पार्टिकल छोड़ दिया है, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी ही आएगा। बल्कि कभी कभी मास के टर्म में, अर्थ के मास के टर्म में होता तो याद है जी का वैल्यू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर होता है, तो टी बराबर ये भी हो सकता है 2 पाई अंडर रूट आर ई है और जी की जगह जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, जो ऊपर जाएगा आर ई क्यूब, ये भी बन सकता है। ऑप्शन देखना होगा कैसे दे रहा है। अच्छा अब देखो जरा और मेरा बात ध्यान से सुनना, ये तो टाइम पीरियड आ गया। कभी कभी क्या करता है डेंसिटी ऑफ अर्थ लिखने लगता है। डेंसिटी ऑफ अर्थ मतलब जी बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर ई, डेंसिटी डी है और ये जी, ये भी फॉर्मूला होता है कि कहां से आया हम बता दे रहे हैं। तुम जी का वैल्यू जानते हो ना, अर्थ सरफेस पर जी का वैल्यू जी एम ई बाई आर स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, तो मास की जगह क्या हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई आर ई क्यू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तुम देखो ना खुद आर ई क्यू से ये आर स्क्वायर गया तो स्मॉल जी बराबर कितना आ गया 4/3 पाई, एक आर ई जाएगा, एक आर ई बचेगा, तो आर ई डी जी। एक बार क्वेश्चन में अर्थ का डेंसिटी दिया था और टाइम पीरियड पूछा था बेटा, तो वो भी लगाया जा सकता है। अर्थ का डेंसिटी दिया है और टाइम पीरियड पूछ रहा है तो समझ जा तुम जी का वैल्यू क्या रखोगे, डेंसिटी के टर्म में लिखो। अर्थ का मास दिया है तो जी बराबर जी एम ई बाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो फॉर्मूला यही है। अर्थ का मास दिया तो जी बराबर जी एम ई बाई आर स्क्वायर, डेंसिटी दिया तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दो, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई आर ई डी जी। तो उस जगह टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई जिंदा है और जी की जगह 4/3 पाई आर ई डी कैपिटल जी, एक आर ई कट गया, 2 पाई अंडर रूट 3/4 बाहर निकाल दो 2, इधर हो जाएगा पाई डी जी, बल्कि 2 से 2 भी कट गया और ये देखो बड़ा अजीब अलग सा आ गया सर, रूट पाई कट गया, रूट 3 पाई बाई डी जी। आ रहा है समझ में? हाँ पूरा बात हो गया हम लोग, रूट 3 पाई बाई डी जी, ये खेल खत्म हो गया। ये क्या निकाल के रख दिया हम लोग ने, टाइम पीरियड निकाल के रख दिया। कुछ भी आया हमारे स्टूडेंटों को समझ में आ रहा है सबको, नोट करते जाओ। ये देखो इतना केस हम लोगों ने एक ही चीज में डिस्कस कर डाला। तो देखिएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हम वही बोलते हैं 2 पाई अंडर आर ई बाई जी, जो 84.6 मिनट है ना, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी, जो कितना है बेटा 84.6 मिनट। और मास के टर्म में दिया है तो जी बराबर जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर कर दो। अब डेंसिटी के टर्म में दिया तो जी बराबर 4/3 पाई आर ई डी जी रख दो, निकल कर आ जाएगा। अब देख लो क्वेश्चन कैसे दे रहा है। अब एक चीज और होता है इसमें, ये तो एक क्वेश्चन हम लोग ने पूरा बात कर दिया, लेकिन कभी कभी कहता है ना टनल सीधा नहीं डक करके हम ऐसे डक कर रहे हैं,
ये इसका सेंटर है और टनल आपने ऐसे कट कर दिया है। यहां से नॉर्मल डाल दो, यहां एक पार्टिकल है, यहां से इसकी दूरी y है और यहां से इसकी दूरी x है। यहां फोर्स इधर लगेगा और ये सेंटर की तरफ लगेगा ना। और याद होगा सेंटर में F बराबर हम लोग लिखते थे m g डैश, और g डैश था g x बाई r e। तो x जो टर्म था वो कौन था, सेंटर से पार्टिकल की दूरी, यहां सेंटर से पार्टिकल की दूरी y है, इस केस में y है, तो यहां लिखेंगे m g y बाई r e। याद करिए जो बनाया जिसके पहले फॉर्मूला उसमें g डैश बराबर g x बाई r e। x कहां से डिस्टेंस होता रहा, x डिस्टेंस होता रहा सेंटर से, आ रहा है ना, x डिस्टेंस कहां से आता रहा, सेंटर से। तो यहां सेंटर की जगह x की जगह y है। अब तो भाई ये तो F इधर ना लग रहा है, लेकिन जो इस पर फोर्स काम करेगा इसके अलोंग वो तो केवल इसका एक कंपोनेंट काम करेगा जिसको F cos थीटा कहेंगे। तो डिस्ट्रॉइंग फोर्स टनल के अलोंग निकालेंगे तो F डैश बराबर F cos थीटा, F हो गया mg बाई re इंटू y cos थीटा। अच्छा तो ये y है ना और ये एंगल थीटा है, तो क्या y cos थीटा x होगा कि नहीं, तो y cos थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, x f डैश इक्वल टू mg x बाई re। अब बड़े आराम से f डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो आप बेटा, f डैश की जगह यम ही, अरे समझ रहे होगे x अब यहां से है, अरे ये भी तो एसएच में आया। और मजेदार बात है a बराबर क्या हो जाएगा, फिर देखो ओमेगा स्क्वायर x, उसके हिसाब से, अच्छा डायरेक्शन का अपोजिट है ये ना, f और x का डायरेक्शन, x तो हमेशा इधर से नापते हैं इक्विलिब्रियम से, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g बाई r, x कट गया, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट g बाई r, मतलब टाइम पीरियड t बराबर आ गया 2 पाई अंडर रूट r बाई g। कुछ बताना चाहते थे साथ में, बताना ये चाहते थे कि चाहे तुम ऐसे टनल डग करो डायमीटर के अलोंग या किसी कॉर्ड के अलोंग भी डग करोगे ना, तो हो क्या रहा था कॉर्ड के अलोंग, जैसे मान लो यहां से नॉर्मल डाल दें, यहां मास है तो फोर्स तो इधर लग रहा है ग्रेविटेशनल, लेकिन फोर्स का एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, और ये जो कंपोनेंट करके निकाला तो वो भी x के प्रोपोर्शनल आया। सॉल्व करने पर ये जो f cos थीटा जो y cos थीटा है वो x के ही बराबर आ गया, और ये सेंटर से इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस हो गया तो ये प्रोपोर्शनल टू x हो गया, ओमेगा स्क्वायर x, मतलब टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे इसमें डालो आप टनल में, चाहे कॉर्ड के अलोंग टनल बनाओ, चाहे इधर, हर जगह पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 पाई अंडर रूट r बाई g ही रहेगा। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r बाई g लिख डालो, हो जाएगा। कर लेंगे हमारे स्टूडेंट्स, चलो वेरी गुड। तो ये हम लोगों ने ग्रेविटेशन से रिलेटेड बात भी खत्म कर दिया, ठीक। एक क्वेश्चन तुम लोग लिख लो, हम दे देते हैं आप लोग को, लगा के रखना, लिख लेना सब लोग। मास कैपिटल M इज, मास कैपिटल M इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, mass capital M is uniformly distributed throughout the spherical volume of radius r. Mass capital M is uniformly distributed throughout the spherical volume of radius r. Throughout the spherical volume of radius capital R. Throughout the spherical volume of radius capital R, ठीक। A particle is released from a center, is released from a point at a certain distance from the center inside the sphere. Release from the point
from the release from the point at a certain distance from the center, at a certain distance from the center inside the sphere. Find the time period of oscillation. Find the time period of oscillation of this particle if it is permitted to move inside the sphere. If it is permitted to move inside the sphere. If it is permitted to move inside the sphere. ठीक है, करीब करीब ये बात भी हम लोग कंप्लीट ही कर गए हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अब डैम्प्ड ऑसिलेशन बच चुका है बेटा ना, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन और रेजोनेंस, ये तीन ही चीज अब बच रखा है इस वाले टॉपिक में। मतलब हमारे हिसाब से अगले वीक तक ये कंप्लीट हम लोग कर जाएंगे, है ना, इस वाले टॉपिक को।